समझौतावादी व्यक्ति कभी पत्रकार नहीं हो सकता। जब विजेंद्र बंसल जी ने अपना पत्रकारिता में विजन तय कर लिया था, क्या वो ये कारण था कि 1993 में विजेंद्र बंसल जब एनबीटी में स्ट्रिंगर थे तो वो एक इलीगल माइनिंग को लेकर खबर छापते हैं और जब उनसे कहा गया कि सीएम से माफी मांगनी पड़ेगी तो वो आपको मंजूर नहीं हुआ, तो आप दैनिक जागरण में गए। मैं तो आपकी ये रिसर्च पर ज्यादा कि ये बात तो शायद ही किसी को पता होगी जो आप जो रिकॉल करा रहे हो आज। मैंने जिस अखबार में काम किया, जिस मीडिया सेंटर से काम किया, किसी ने मेरी कलम को रोकने का प्रयास नहीं किया। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है वाईएमसी संचार की खास पेशकश तजुर्बा में। और तजुर्बा में आज के जो हमारे मेहमान हैं वो बहुत ही खास हैं। फरीदाबाद में पिछले 30 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं। विजेंद्र बंसल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। सर, आपने लाइब्रेरियन में मतलब कोर्ट के लाइब्रेरियन से अपना करियर शुरू करा था। उसके बाद आप एनबीटी में स्ट्रिंगर बने, दैनिक जागरण में आप आए, वहां के ब्यूरो चीफ बने, स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट बने। 30 साल पत्रकारिता करी आपने फरीदाबाद में। कैसा रहा आपका अब तक का तजुर्बा? देखिए, पत्रकारिता 30 साल क्या कोई 3 दिन बिना इंटरेस्ट के नहीं कर सकता। आज तो पत्रकारिता वास्तव में बड़े प्रोफेशन के रूप में है, उससे अर्निंग भी है। हमने जब पत्रकारिता शुरू की तो पत्रकारिता वास्तव में एक मिशन हुआ करती थी। मिशन आज भी है, समय के साथ कुछ बदलाव हुआ है, लेकिन पत्रकारिता वास्तव में मिशन है। ये जो आपने 30-31 साल वाली जो बात की है, पत्रकार रहते हुए मुझे कभी भी ये महसूस नहीं हुआ कि मैं समाज के लिए काम नहीं कर रहा। सोसाइटी की आवाज को मैं अपनी आवाज नहीं बना रहा। सोसाइटी की आवाज को मैं अपनी कलम से नहीं लिख पा रहा। मुझे कभी भी ये महसूस नहीं हुआ। मैंने जिस अखबार में काम किया, जिस मीडिया सेंटर से काम किया, किसी ने मेरी कलम को रोकने का प्रयास नहीं किया। एक नीति होती है हर संस्थान की, उस नीति के अनुरूप आपको चलना होता है, लेकिन उस नीति में आप जनता की बात को, अपनी बात को उनके नजरिए से कह दो, तो ये आपकी कलाकारी होनी चाहिए। बहुत अच्छा कार्यकाल रहा। मैं समझता हूं कि एक जीवन का जो सुखद अनुभूति मिलती है व्यक्ति को, वो मेरे साथ। आप एबीवीपी फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट भी रहे। एबीवीपी से कैसे जुड़े आप? पत्रकारिता से पहले एबीवीपी से जुड़ाव हुआ। मैं जब 12th क्लास में था तो सबसे पहला चुनाव हुआ, काफी वर्षों के बाद स्टूडेंट यूनियन का चुनाव हुआ, तो मैं उसमें क्लास रिप्रेजेंटेटिव बना। उसके बाद विद्यार्थी परिषद का काम शुरू किया और जब मैं फाइनल तक पहुंचा तो विद्यार्थी परिषद के जिले के अध्यक्ष के रूप में काम किया। और वहां से मुझे पत्रकारिता की ओर झुकाव हुआ। मैं तो कॉमर्स ग्रेजुएशन में कॉमर्स ली हुई थी, तो विद्यार्थी परिषद के ज्ञान को, विद्यार्थी परिषद के संघर्ष को ही मैं ये कह सकता हूं कि मेरी पत्रकारिता का आधार, क्योंकि वहां आपको प्रेस नोट लिखने के लिए मिलते थे और उन्हीं से आपका दिलचस्प बनी। यही है। जैसे आपने बताया कॉमर्स से ग्रेजुएटेड थे, फैमिली बिजनेसमैनों की थी, लड़का सर्विस जॉब करना चाहता था, तो घर वाले मान गए थे या फिर मनाना पड़ा? कुछ चमत्कार ऐसे होते चले गए कि घर वाले अपने आप मानते चले गए। वो चमत्कार ये थे कि फैमिली, जो बिजनेसमैन फैमिली होती है, उनके लिए जो बड़े लोग हैं वो मेरी पत्रकारिता के सामने बहुत कमजोर नजर आते थे। कमजोर कह लीजिए, या वो पत्रकारिता की चकाचौंध से प्रभावित थे। तो बिजनेसमैन फैमिली ने ये सोचा कि ये ठीक दिशा में जा रहा है और इसने बाई प्रोफेशन इसको आजमाया है। तो मैं कोई मौज मस्ती के लिए पत्रकारिता नहीं कर रहा था, एक विजन लेकर के पत्रकारिता कर रहा था।
जब विजेंद्र बंसल जी ने अपना पत्रकारिता में विजन तय कर लिया था, क्या वो ये कारण था कि 1993 में विजेंद्र बंसल जब एनबीटी में स्ट्रिंगर थे तो वो एक इलीगल माइनिंग को लेकर खबर छापते हैं, और जब उनसे कहा गया कि सीएम से माफी मांगनी पड़ेगी तो वो आपको मंजूर नहीं हुआ, तो आप दैनिक जागरण में क्या वाक्य रहा था वो? मैं तो आपकी ये रिसर्च पर ज्यादा कि ये बात तो शायद ही किसी को पता होगी जो आप जो रिकॉल करा रहे हो आज। ये वास्तव में एक बड़ा स्टार्ट हुआ। वो राजस्थान विधानसभा के सदस्य भी रहे, हमारे फरीदाबाद के ही हैं, तो उन्होंने मुझे एक खबर करने के लिए कहा, और मैं वो खबर नवभारत टाइम्स में छापने के बाद फिर वो कहने लगे कि भाई सीएम इससे नाराज हैं तो आपको वहाँ मनाने जाना पड़ेगा, लेकिन हम लोग गए नहीं और हमने वो ट्वीट किया और फिर दूसरे उसमें आए। पत्रकारिता में ऐसे ऐसे बहुत से लम्हे आते हैं कि जब आपको किसी समझौते के लिए भी कहा जा सकता है तो जरूरी नहीं है कि वो समझौता आप करें। समझौतावादी व्यक्ति कभी पत्रकार नहीं हो सकता। पत्रकार वही होता है जो अपनी बात के लिए दूसरे को समझौते के लिए तैयार कर ले। सर, हर किसी के प्रोफेशन में उस इंसान का एक टाइम पे स्ट्रगलिंग पीरियड बहुत ज्यादा होता है। आपके 30 साल के करियर में कोई ऐसा पॉइंट आया जहां पे शायद विजेंद्र बंसल जी का आत्मबल टूटा? आत्मबल कभी नहीं टूटा, लेकिन संघर्ष तो हर पल हर क्षण रहा। आत्मबल टूट जाएगा तो फिर वो व्यक्ति टूट जाएगा। आत्मबल नहीं टूटा, हाँ संघर्ष हर पल हर क्षण रहा। बड़े पद पर रहते हुए भी संघर्ष रहा, और वो संघर्ष होता है अपने प्रोफेशन में अपनी जगह बनाने का। तो उसके लिए आपको अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ेगी, अतिरिक्त कुछ चीजें जुटानी पड़ेंगी, और उसे आप संघर्ष मान सकते हैं। बाकी ऐसा कोई खास संघर्ष नहीं रहा, सब कुछ बढ़िया बढ़िया होता चला गया। फरीदाबाद में पत्रकारिता की बात करो तो विजेंद्र बंसल जी की कलम को बहुत अहमियत दी जाती है। तो एक किस्सा आपके किसी साथी ने मुझे बताया कि एक बार दैनिक जागरण के जब डिलाइट गार्डन के आसपास वो ऑफिस होता था तो नगर निगम का दस्ता आया था। फोन उस वक्त होते नहीं थे, तो विजेंद्र बंसल जी अपनी स्कूटी या 2 व्हीलर पे कृष्णपाल जी को अपने साथ ले गए थे। वो किस्सा क्या रहा था? वो किस्सा कुछ अलग था। किस्सा ये था कि एक फरीदाबाद जिले के 7 हम, जिनमें 3-4 हम दैनिक जागरण के थे, तो पंजाब केसरी के, हम 6-7 पत्रकारों पर एक झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया गया। अब वो झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया तो उस समय के सत्तासीन बड़े मंत्री ने वो मुकदमा दर्ज कराया था, और पुलिस हमें वहां डिलाइट में हमारे ऑफिस में गिरफ्तार करने आ गई। तो मैं उस समय थोड़ा सा ऐसे ही उनको पानी वानी पिलाने के चक्कर में पुलिस वालों को, और बाहर निकल गया, और मैं अपने स्कूटर पर, स्कूटी नहीं स्कूटर था, मैं स्कूटर लेकर के सीधा कृष्णपाल गुर्जर के ऑफिस चला गया, और वहां गया तो वो थे नहीं, अपने रेजिडेंस पे भी नहीं थे, रेजिडेंस के बराबर में ऑफिस था उस पे भी नहीं थे। तो मुझे पता चला कि वो सर्किट हाउस पे हैं, सेक्टर 16, वो भी मंत्री थे। तो वो सर्किट हाउस में इसलिए रहते थे कि कुछ देर ऑफिसर से बातचीत कर ले, तो उनकी गाड़ी भी नहीं थी सर्किट हाउस में, वो गाड़ी भी कहीं दूर खड़ी करवा करके वहां सर्किट हाउस में रहते थे। तो मैंने उन्हें बताया कि ऐसे ऐसे पुलिस आई हुई है, हम 6-7 पत्रकारों को गिरफ्तार करने के लिए, बताओ क्या करें। वहां सर्किट हाउस से फोन मिलाया हमारे ऑफिस में कि भाई पुलिस से बात हो जाए, तो उन्होंने फोन भी अलग कर दिया था। तो बोले एक काम कर, तू स्कूटर चला, तेरे स्कूटर पे बैठ करके, तो वो स्कूटर पर ही डिलाइट हमारे ऑफिस आए, और फिर पुलिस वाले से कहा कि मैं मुख्यमंत्री से बात कर लूंगा और आप जाइए। सर, हम बात करते हैं कि पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, लेकिन जैसे अभी आपने अपना वाक्य बताया कि एक झूठा मुकदमा को दर्ज कराने की कोशिश कर गई, क्या वाकई मीडिया आज के टाइम पे स्वतंत्र है कि वो जो चाहती है छापना वो छाप सके? क्योंकि पत्रकारिता को ये कहा जाता है कि सत्तासीन जो सरकारें होती हैं उनको आईना दिखाने का काम पत्रकार करते हैं।
देखिए, जब से न्यू मीडिया सोसाइटी में आज गई है, न्यू मीडिया से मेरा मतलब है इंटरनेट नेट मीडिया के इतने प्लेटफॉर्म्स हैं कि अगर अब कोई मीडिया किसी चीज को छुपाएगी तो वो अपने आत्म मतलब वो एक कहावत है ना कि अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारे। मतलब मैं एक बहुत बड़े न्यूज़पेपर का मालिक हूं और मैं अपने जर्नलिस्ट को कहता हूं कि भाई ये चीज छुपा दो, और वही चीज आज वायरल हो जाए इंटरनेट मीडिया पर, तो फिर मेरा न्यूज़पेपर कौन पढ़ेगा? मैं उसे छुपा नहीं सकता, मैं उसका नजरिया बदल सकता हूं। जैसे मान लो सपोज किसी सड़क के गड्ढे की बात है वो, तो मैं ये कह सकता हूं कि भाई ये गड्ढा तो है 1.5 फुट 1.25 फुट का, जो भी कुछ गड्ढा है वो दिखाई दे रहा है, फोटो ये है, लेकिन वो जो एमएलए है वो उसने ये आश्वासन दिया है कि मैं इस गड्ढे को 6 महीने के अंदर अंदर भर दूंगा। तो बस वो डाइल्यूट कर सकता है, लेकिन अगर वो छुपाएगा तो फिर खत्म। सर, दैनिक जागरण में आपने इतने वर्ष काम किया है, फरीदाबाद में स्थापना का एक, अगर दैनिक जागरण आज इतना बड़ा है तो शायद एक क्रेडिट आपका भी जाता है। दैनिक जागरण का सफर आपका कैसा रहा? और बात होती है दैनिक जागरण में विजेंद्र बंसल की, तो उनके जोगिया कॉलम से उसका आइडिया आपके पास कैसे आया? देखिए, पहले तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि कोई भी संस्थान किसी एक व्यक्ति से बड़ा नहीं होता, पूरा टीम वर्क होता है। उस टीम वर्क में क्रेडिट मिल जाता है कैप्टन को। तो मैं लंबे समय तक ब्यूरो चीफ रहा तो वो क्रेडिट मिल गया मुझे, और संस्थान ने बहुत सम्मान दिया। लेकिन ये जो जोगिया कॉलम की बात आप कर रहे हो, ये मेरे जीवन में बड़ा इंटरेस्टिंग रहा, और इस जोगिया में जो मेरे पात्र रहे, जैसे मैंने पहले तो मैं वो आपके प्रश्न का जवाब दे दूं कि जोगिया का आइडिया कहां से आया। जोगिया का आइडिया आया 2000 में, जब दैनिक भास्कर फरीदाबाद में लॉन्च हुआ तो हम कुछ लोग बैठ करके ये सोच रहे थे कि कुछ अलग अलग चीजें दें। दैनिक भास्कर अब लॉन्च हुआ है, इसका कंपटीशन में उतरने के लिए, तो कुछ अलग अलग चीजें दें। तो हमने एक कॉलम शुरू किया, आंखें देखी, कि भाई जो हमें दिखाई दे रहा है वही हम अपने शब्दों के माध्यम से लिख देंगे। हम और भी कई कॉलम, उनमें एक कॉलम ये था कि हम एक कॉलम ऐसा शुरू करें जो अंदर की बात व्यंग्यात्मक दृष्टिकोण से लिखी जाए, और वो पता तो हो कि वो विजेंद्र बंसल के बारे में है, लेकिन विजेंद्र बंसल किसी को ये ना बताए कि ये मेरे बारे में है। तो उस कॉलम को लिखते हुए शुरू में तो हम कुछ लोग मिलकर के उस कॉलम को लिखा करते थे, बाद में धीरे धीरे एक चीज को कंटिन्यूटी बनाने के लिए और एक चीज पर अपनी विशेषज्ञता हासिल करने के लिए, मैं इसके लिए मेरे तो पत्रकारिता में वो गुरु भी रहे हैं, अभी भी हैं, श्री राजेंद्र त्यागी जी को ये समर्पित करता हूं कि ये उन्हीं का दिया हुआ कॉलम है, उन्हीं का दिया हुआ नाम है कॉलम का। उस कॉलम को हमने उनके आशीर्वाद से लोगों के लिए पठनीय कॉलम बनाया, ये हमारे लिए गर्व की बात। और आप उस कॉलम में व्यंग इतने अच्छे कर देते हैं कि पॉलिटिकल राजनेताओं को पता भी होगा ये हमारे बारे में बात है, और वो हंस के सह लेते हैं। और शायद एक यही कारण था कि जब विपुल गोयल ने 12 सेक्टर में जब टॉलेस्ट तिरंगा का उद्घाटन करा, तो उसके अगले दिन ही आपने कैसी खबर छापी गड्ढों को देख के कि उनकी रातों की नींद उड़ गई। वो खुद विपुल गोयल ने मुझे ये बताया। वो कॉलम क्या था कि मेरे जोगिया कॉलम का एक पात्र होते थे गुप्ता जी। वो गुप्ता जी सेक्टर 9 में अपने घर से चले और सेक्टर 12 टाउन पार्क की तरफ वो जा रहे थे। वो स्कूटी से अपने घर की तरफ जब चले तो सेक्टर 12 वाली सड़क का एक 1.5 फुट गहरे गड्ढे में उनकी स्कूटी का अगला पहिया जा गिरा, और वो स्कूटी अलग, गुप्ता जी अलग, उनका चश्मा अलग। तो फिर वो बोले तिरंगे को देख करके कि हे हाई क्यू, विपुल गोयल का जो नाम दिया हुआ था हमने हाई क्यू दिया हुआ था, कि हे हाई क्यू, इस 250 फुट ऊंचे तिरंगे से पहले यदि ये 1.5 फुट का गड्ढा भरवा देते तो ज्यादा बेहतर होता। बस इतनी बात की थी। तो वो खुद विपुल गोयल जी ने मुझे बताया कि यार ये
तेरा कॉलम जो है ना, मुझे तेरी भाभी ने मुझे बताया, मतलब उनकी धर्मपत्नी ने उन्हें बताया। और अगले दिन सुबह विपुल गोयल इतने संजीदा थे कि उन्होंने सारे नगर निगम के कर्मचारियों को बुलाया कि इस शहर में केवल एक यही गड्ढा नहीं, जितने भी गड्ढे हैं वो सारे भर दो। तो देखो, एक 4 लाइनों ने क्या कमाल किया कि भाई शहर के उस दिन सारे गड्ढे भर दिए गए। सर 30 साल आपने पत्रकारिता में दिए, तो हरियाणा की राजनीति के बारे में आपकी स्पष्टीकरण अच्छी होगी, लेकिन उससे पहले एक सवाल मेरा ये कि जब YMCA में मीडिया डिपार्टमेंट का सिलेबस तय हो रहा था तो आपको बुलाया जाता, क्या मतलब क्या आपके दिमाग में था कि किस हिसाब से इसका सिलेबस आपने तय करवाया? देखिए, सबसे पहली खुशी तो यहाँ जब वाइस चांसलर प्रोफेसर दिनेश अग्रवाल जी थे, मुझे इस बात की हुई कि उन्होंने यहाँ पत्रकारिता का एक अच्छा सब्जेक्ट शुरू किया। क्योंकि हम 93 में 90s के दौर में या तो पत्रकारिता पढ़ने के लिए दिल्ली जाते थे, या मैंने बॉम्बे से किया डिप्लोमा, तो वो कितनी परेशानी के दौर होते थे। हम रिश्तेदारियां ढूंढते थे कि भाई वहाँ जाएंगे भारतीय विद्या भवन में, हम दिल्ली एग्जाम देंगे, या कोई भोपाल जा करके करते थे, कोई कहीं जा करके करते थे। और YMCA यूनिवर्सिटी बन गई, और यूनिवर्सिटी बनने के बाद तो मैंने उनसे सबसे पहले यही काम कहा था कि भाई ये जो हम सिलेबस शुरू करें, ये इस तरीके का सिलेबस होना चाहिए जो लोग दूर दूर से यहाँ पढ़ने आए। तो तभी उन्होंने मेरे से कहा कि भाई इसका सिलेबस तैयार कराने की जिम्मेदारी आपकी। तो मुझे इस कमेटी में, सिलेबस तैयार कराने की कमेटी में मेंबर के रूप में मैं आता रहा। हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है, हमें जो प्रैक्टिकल दिखाना है, जो एक डिग्री के लिए UGC की जो एस्पेक्ट्स हैं वो पूरी करनी है। लेकिन उन सब के अलावा ये जॉब ओरिएंटेड कैसे बने, ये जो सिलेबस है पूरा, ये हमारी डिग्री जॉब ओरिएंटेड कैसे बने, ये मेरा फोकस था। मेरा फोकस ये था कि मैं यहां से डिग्री लूं और दैनिक जागरण वाले भी मेरा इंतजार करें, आज तक वाले भी मेरा इंतजार करें, नवभारत टाइम्स वाले भी मेरा इंतजार करें, टाइम्स ऑफ इंडिया वाले भी मेरा इंतजार करें, यहां तक कि ललन टॉप की जो सबसे बड़ी वेबसाइट चलती है वो भी मेरा इंतजार करें। तो वो इंतजार कैसे करें? वो इंतजार ऐसे करें कि जैसे आप इंटरव्यू ले रहे हो मेरा, तो ललन टॉप के जो एडिटर हैं सौरभ द्विवेदी जी, वो कह देंगे आ जा बेटा मेरे पास, मेरे को तो तेरी जरूरत है। और अगर आपको इंटरव्यू लेना नहीं आता तो फिर कोई भी आपको नहीं रखेगा। तो मैंने कहा कि इसमें ना प्रैक्टिकल चीजें जोड़नी है। ये जो आज आप देख रहे हैं इतना बड़ा स्टूडियो, इस स्टूडियो की परिकल्पना भी इसी बात को लेकर के थी कि एक ऐसा स्टूडियो होना चाहिए कि जो स्टूडियो कभी हमारा स्टूडेंट अगर आज तक के स्टूडियो में जाकर के ये चकाचौंध ना हो जाए, उसकी आंखें, इतना बड़ा भी स्टूडियो होता है, ऐसा भी ग्रीन रूम होता है, ऐसे भी होता है। वो तो कहते हैं ये मेरे लिए नॉर्मल रूटीन की बात है। मैं जहाँ 5 साल पढ़ा हूँ, 3 साल पढ़ा हूँ, वहां मैंने नॉर्मल रूटीन, वही कैमरे देखे हैं, वही कैमरामैन देखे हैं, वही इंटरव्यू देखे हैं, वही ग्रीन रूम देखा है, वही ये स्टेज देखी है। मेरे लिए कोई नहीं बड़ी बात नहीं है। मैं जैसे वहां बोलता था खड़े होकर के, वैसे ही यहाँ बोल दूंगा। और ये एकदम अचानक आपको बोलने को मिल जाए तो फिर आप कैसे बोलोगे, कैसे आप ऐसे बातचीत कर पाओगे? तो हमने इसमें प्रैक्टिकल जोड़ा है। YMCA का ये जो पत्रकारिता का सिलेबस है पूरा का पूरा, यहां से कोई मन से पूरी पढ़ाई करके निकल जाए, गेट के बाहर निकलने से पहले उसको जॉब मिल जाए, ये हमारा लक्ष्य था। और यही लक्ष्य मैं समझता हूं कि पूरा भी होता जा रहा है। आज मैं जब प्रैक्टिकल की कुछ फाइल्स चेक कर रहा था तो मुझे बड़ी खुशी हुई। इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस उन बच्चों के अंदर था, इतनी जुनूनियत थी उनके अंदर कि उन्हें पता थी कि हम पत्रकारिता का ये सिलेबस क्यों कर रहे हैं। सर आप बात थोड़ी राजनीति की कर लेते हैं, क्योंकि देश में आम चुनाव का माहौल है, आपने पॉलिटिकल बीट भी कवर करी है। पहला सवाल तो ये कि हरियाणा की 10 सीटें बीजेपी के लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि अब देखते हैं कि उनका फोकस अब हरियाणा की 10 सीटों पर है बीजेपी।
देखिए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होगी तो वो अपना 100% देना चाहती है। वो केवल बीजेपी की बात नहीं है, अगर कांग्रेस से भी हम बात करेंगे तो कांग्रेस भी 10 की 10 सीटें जीतना चाहेगी। ये पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है। पॉलिटिकल मुद्दा ये है कि भारतीय जनता पार्टी अगर ये 10 सीटें जीतती है तो 6 महीने बाद विधानसभा के चुनाव आने हैं। उन विधानसभा के चुनाव में उनका जो दावा है वो बड़ा मजबूत हो जाएगा। तो उन्होंने 10 सीटों का नारा रखा है। 10 सीटें हम जीतते हैं तो हम मोदी जी को भी ये कह सकते हैं कि भाई हरियाणा आज भी हमारे काबू में है तीसरी बार, और फिर विधानसभा में भी मजबूत होते हैं। इनमें हॉट सीट्स आप किसे मानते हैं? 3-10 में से जो सबसे ज्यादा चर्चित लोकसभा सीट है। देखिए, चर्चित लोकसभा सीट तो इस समय रोहतक है। भारतीय जनता पार्टी रोहतक जीतना चाहती है और कांग्रेस भी रोहतक जीतना चाहती है। अगर कांग्रेस रोहतक नहीं जीती तो फिर उसका जो आगे विधानसभा में सरकार बनाने का दावा है वो छीन हो जाएगा, उसका कोई मायने नहीं। बीजेपी के नेता अक्सर यही आरोप लगाते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पुत्र मोह में रोहतक सीट अपने बेटे को दे दी और फरीदाबाद की जो सीट थी वो अपने समझी से छीनकर महेंद्र प्रताप जी को दे दी। इसको आप कैसे समझते हैं? बड़ा पॉलिटिकल सा सवाल है, और सवाल इसलिए है कि रोहतक सीट तो उनकी परंपरागत सीट है। उस सीट से भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद भी खड़े होते रहे हैं, दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी खड़े होते रहे हैं। वो जानी ही उनके परिवार पे थी। वहां से अगर सबसे बड़ा क्लेम किसी का बनता है राजनीतिक दृष्टिकोण से तो उन्हीं का बनता है। लेकिन ये कहना कि अपने समधी से छीन करके फरीदाबाद सीट महेंद्र प्रताप को दे दी, ये थोड़ा सा अलग है। महेंद्र प्रताप का टिकट मांगना, महेंद्र प्रताप को टिकट देना, ये एक और बड़ी कहानी है, उस पर कभी फुर्सत से चर्चा। बिल्कुल, क्योंकि समय की थोड़ी पाबंदी हम चाहेंगे सर आपसे एक बार हम दोबारा समय लें इस पॉलिटिकल चर्चा के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय में देने के लिए। थैंक यू। ऐसे ही तमाम एपिसोड्स के लिए देखते रहिए तजुर्बा। मैं हेमंत शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद।